जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कोचिंग पर। आइए साथियों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो वैकेंसी निकली थी 60,244 की पदों पे। ठीक है साथियों, इसमें हमारा हिंदी की क्लास होने वाली है। ऑलरेडी हम हिंदी की 3 प्रैक्टिस सेट करा के रखे हैं, आप इस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। ठीक है साथियों, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है साथियों, आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है साथियों, वो होने वाला है वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म निकालना है आपको। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है बिल्ली, बिल्लियाँ, पेड़, पेड़ों, खम्हा या खम्हे, रस्सी या रस्सियाँ। तो प्रश्न नंबर 1 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेड़ और पेड़ों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है यदि शिखा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है साथियों, कौन? यदि शिखा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का कौन सा काल है? ठीक है साथियों, ये क्रिया का कौन सा काल है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, या आसन्न भूतकाल, या अपूर्ण भूतकाल, या संदिग्ध भूतकाल। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है साथियों? अकर्मक धातुओं से बनने वाला, किससे? अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा असंभव है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक होता है। ठीक है साथियों, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया करने वाला वाच्य भाववाचक होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है साथियों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक या सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कारक होता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात कर लें कि कारक, कारक होता क्या है? ठीक है, क्या बात कर लें, कारक होता क्या है सर? ठीक, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित करता है। ठीक है, कैसे? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है साथियों, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगर बात कर लिए जाए कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, आपको बता दें कौन कौन सा कारक है। जैसे पहला है आपका कर्ता, ठीक, दूसरा है आपका कर्म, और तीसरा है आपका करण, चौथा है आपका संप्रदान। ठीक, स्पेस नहीं है, पहले इसको हम देख लेते हैं। कर्ता का जो आपका विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्म का आपका को होता है। ठीक, करण का आपका से होता है, और क्या होता है? के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए आप के लिए यूज कर सकते हैं इसको। किसके लिए? के लिए। ठीक है, के लिए। ठीक साथियों, चलिए अब बात किए जाए अगला कौन सा है, तो 5वां जो है साथियों आपका आपादान है। क्या है? आपादान। आपादान का जो चिन्ह होता है साथियों वो से होता है। क्या होता है? से। ठीक, अलगाव के अर्थ में ये जो से आपका प्रयोग करेंगे, ये किसके लिए? अलगाव, कोई चीज़ रहेगा वो अगर अलगाव किया जाएगा उसके अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अलगाव के अर्थ में। 6वां क्या है साथियों? 6वां कहता है संबंध। 6वां क्या है?
संबंध, ठीक है। संबंध के कारक जो होता है वो का, के, की या रा, रे, री, ठीक है साथियों। रा, रे, री या ना, ने, नी, ये शब्द आते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब सतवा क्या कहता है। सतवा है आपका सात। सात है आपका अधिकरण, ठीक। क्या है? अधिकरण। अधिकरण में देखिए, अधिकरण में जो चिन्ह आते हैं आपके में और पर आता है, ठीक। जो विभक्ति का चिन्ह होता है अधिकरण का क्या होता है? में और पर। और आठवां क्या कहता है आपका? आठवां है आपका संबोधन। ये तो आपको पता ही होगा, क्या? संबोधन, ठीक है। संबोधन। संबोधन में आपका आता है हे, एक्सप्लेनेशन चिन्ह रहेगा। अरे, इसमें भी एक्सप्लेनेशन चिन्ह, स्पेस थोड़ा कम है साथियों, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए एक होता है आपका हो, ठीक। आप लोग भी सपोर्ट करो, हम भी डिजिटल बोर्ड ले लें, बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आप लोग जब तक हमको सपोर्ट नहीं करोगे हम डिजिटल बोर्ड कैसे ले सकते हैं साथियों। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है साथियों, दिए गए युग्म में, दिए गए शब्द युग्मों में तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म निकालना है साथियों। क्या? तद्भव और तत्सम का असंगत युग्म निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखिए, दिए गए शब्द युग्मों में असंगत तद्भव शब्द आपका क्या होगा? अंगूठा और अंगुष्ठ, ठीक। अन्य सभी विकल्प आपके संगत हैं। ये जो विकल्प है आपका, ये वाला विकल्प, ये और ये तीनों संगत हैं, ठीक है। ये तीनों विकल्प आपके संगत है और ये वाला क्या है? असंगत है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? निष्कृष्ट, निर्भय, निर्वाह या निर्दोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निष्कृष्ट। निष्कृष्ट जो है साथियों, निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक। जबकि आपका निर्भय है। निर्भय में देखिए आप, निर्भय में आप देखेंगे, निर्भय में साथियों आपका निर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से निर्वाह में देखेंगे तो इसमें भी निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर्दोष में भी देखेंगे तो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये शब्द, ये जो 3 शब्द हैं साथियों, वे निर उपसर्ग शब्द से बने हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शंस हैं अप, प, अन या अन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? आप। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शंस हैं, जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये विलोम युग्म नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिए गए साथियों, डावाडोल और अस्थिर विलोम युग्म नहीं है। सही विलोम युग्म आपका डावाडोल स्थिर होगा, ठीक है। क्या होगा? डावाडोल स्थिर, मतलब ये चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ तो रहेगा, इसके साथ जो अस्थिर है वो स्थिर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अन्य सभी विकल्प जो हैं संगत हैं। ये वाला जो विकल्प है संगत, ये भी संगत, ये भी संगत, ठीक है साथियों। चलिए तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है, अनिवार्य का विलोम। अनिवार्य का आपका विलोम क्या होगा? जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक होगा, ठीक। अनिवार्य का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? वैकल्पिक। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द, पसंद का विलोम,
पसंद अगर बात की जाए इन सब का साथियों, ये सब किस चीज़ का विलोम है, तो आपका 9 के लिए राइट आंसर बी होगा, वैकल्पिक। लेकिन अगर बात की जाए पसंद की, तो पसंद का विलोम क्या होगा, नापसंद। ठीक, क्या ना। अगर बात की जाए साथियों पसंद की, तो पसंद का जो होगा विलोम शब्द वो होगा नापसंद। ठीक, एवं जरूरी का विलोम क्या होगा, जरूरी का गैर जरूरी। ठीक, या गैर जरूरी का जरूरी। ठीक है, जरूरी। और जरूरी क्या क्या होगा साथियों, गैर जरूरी। ठीक है, गैर जरूरी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, विलोम का मतलब ही यही होता है उस शब्द का क्या कर देना, रिवर्स कर देना। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची हर बार पूछता है साथियों। ठीक है, तो पर्यायवाची आपका इंपॉर्टेंट है, आप पर्यायवाची अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह जो है साथियों कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर बात कर लिया जाए वंशीधर का, तो वंशीधर का पर्यायवाची होता है गिरधर। क्या होता है, गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर। गौरी सुत की बात की जाए साथियों, तो गौरी सुत का होता है गणपति, मतलब जो गणेश भगवान थे आपके। लंबोदर, ठीक, क्या लंबोदर और गजमुख। ठीक है, यक्षराज की बात कर ली जाए, तो यक्षराज आपके कुबेर हैं। ठीक, इनका जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, कुबेर, धनद और आपका धनपति, धनपति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कंदर्प और पंचसर का जो पर्यायवाची है वो कामदेव और गौरी सुत का है गणपति लंबोदर, वंशीधर का है गिरधर गोपाल, और आपका ये क्या है, यक्षराज का है कुबेर, धनपत और धनपति। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 10 आपका पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मोदक और हर्ष होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, मोदक और हर्ष। ठीक है, इसी के साथ आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द मोद और हर्ष होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आपके हर्ष हो गए। ठीक, हर्ष के साथ आमोद हो गया। क्या हो गया, आमोद हो गया, प्रमोद हो गया। ठीक है, प्रमोद हो गया, उल्लास हो गया। उल्लास मतलब समझते हो आप लोग, हंसी। ठीक, इतने होते हैं आनंद शब्द का पर्यायवाची। ठीक है साथियों, चलिए आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर का अर्थ नहीं है साथियों, तो इसका दूरी, आकाश या शेष या हृदय। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतर का जो अर्थ है साथियों वो आकाश है। ठीक है, ये अंतर का यही अर्थ नहीं होगा। ठीक, आकाश शब्द अंतर शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि दूरी, शेष और हृदय, क्या, दूरी, शेष और हृदय ये किसके, ये सब अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ठीक है, तो ईश्वर, ईश्वरी, झगड़ा या झगड़ालू, कुल या कुलीन, या अज्ञान, अज्ञानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अज्ञान और अज्ञानता। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान और अज्ञानता शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत युग्म अज्ञान और अज्ञानी होगा साथियों। क्या होगा, अज्ञान और
अज्ञानी होगा। ठीक है, इसका संगत युग्म क्या होगा? अज्ञान और अज्ञानी। और शेष विकल्प जो हैं आपके ये युग्म संगत हैं, जैसे ईश्वर ईश्वरी और झगड़ा झगड़ालू कुल कुलीन, ये सब संगत हैं, लेकिन आपका ये असंगत है। इसका संगत क्या होगा? अज्ञान और अज्ञानी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है प्यारे साथियों? जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इसमें सही शब्द क्या है? जो मुकदमा को दायर करता है उसको क्या कहा जाता है? मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या वादी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वादी। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उसको क्या कहा जाता है? वादी होता है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 कहता है साथियों, किसी व्यक्ति का सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो जैसे अनुदान, अनुनायी, अनुपथी, अनुभवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुयायी। ठीक, किसी व्यक्ति का सिद्धांत का समर्थन करने वाला आपका क्या कहा जाता है? अनुनायी कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाएगा? अनुनायी। और अगर बात की ली जाए आपका अनुभवी को, अनुभवी का मतलब होता है वह जो प्रयोग का अध्ययन द्वारा अनुभव करता है। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट को करो और उसको अध्ययन करो या एक्सपेरिमेंट करो, उसको अनुभव करो, वो क्या होता है? अनुभवी होता है। ठीक, अनुभवी प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों। और चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि, वृद्धि, दीर्घ, यड़। तो स्वर संधि जो है साथियों ये कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि आपका कुल 5 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार के? 5। ठीक है, स्वर संधि की बात कर लीजिए साथियों तो ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका दीर्घ। ठीक है, दूसरा होता है आपका गुण, तीसरा होता है आपका आयादी, चौथा होता है आपका साथियों वृद्धि, और पांचवा होता है आपका यड़। ठीक है साथियों, तो इसमें देखिए वृद्धि, दीर्घ और गुण है, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है? यही आपका स्वर संधि नहीं है। तो दिए गए प्रश्न में हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। शेष विकल्प सभी क्या है? स्वर संधि है। मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? 5 आपको बता दिए गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या होता है? यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामाजिक या समास पद अव्यय हो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी समास कहा जाता है। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इन 4 विकल्पों में से आपको अशुद्ध वाक्य को निकालना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये दिए गए विकल्प में से अशुद्ध वाक्य है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसका शुद्ध रूप होगा रात उसके प्राण पखेरु हो गया। ठीक है, यहाँ उड़ गया होने के स्थान पे क्या होगा? हो गया। ठीक, बाकी सब आपका शुद्ध है। ठीक, जबकि अन्य सभी विकल्प क्या है आपके? शुद्ध है, ये भी और ये भी। तो प्रश्न नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय,
विषय, शोक या जुगुप्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शोक होता है। ठीक है। अगर बात कर लिए जाए साथियों करुण की रस की, तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है, आपको पता ही होगा। श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है साथियों वो क्या होता है, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। ठीक। और वत्सल्य की बात कर ली जाए तो इसका होता है उत्सलता। ठीक, उत्सलता। और वीर की बात कर ली जाए साथियों तो ये होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। ठीक है, इतने आपके होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, छंदों की गणना किससे की जाती है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है साथियों। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ण और मात्रा से किया जाता है। ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ पे होना चाहिए मात्रा। क्या होना चाहिए, मात्रा। छंदों की जो गणना होती है वर्ण और मात्रा से की जाती है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना या यतिगति से संबंध सुष्ठित नियमों से नियोजित छंद कहलाती है। छंद के दो प्रकार होते हैं आपके, वर्णित छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वर्णित छंद, दूसरा क्या होता है, मात्रिक छंद। ठीक है साथियों, छंद आपके दो होते हैं, वर्णित छंद और मात्रिक छंद। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। और 21 क्या कहता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुरसहु जारि निरंतर गावे। क्या, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे में अनुप्रास अलंकार है साथियों। क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 के लिए राइट आंसर क्या होगा, डी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है साथियों, तो वर्णों की वृत्ति जब होती है साथियों, किसकी, वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब होता है लिखा जाए बार बार। ठीक है, वर्ण एक ही वर्ण कई बार लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ नासा 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 कई बार आ गए आपके। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना होता है। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, किसी वर्ण को एक से अधिक बार आना। जैसे मुदित महाबद मंदिर आए, सेवक संचिव सुलंग बुलाए। तो इस वाक्य में देखा जाए माँ सा की आवृत्ति होती है कई बार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, देरिका का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा, आपका भी फर्ज है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।